एपिसोड 7। कछुआ युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसकी नजर मरे हुए कौवों पर गड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके मन में खौफ बढ़ता जा रहा था। युग कछुए को हिलाते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, तू चुप क्यों है? बता ना, गिरवी कोठी का दरवाजा लगाने के लिए लोगों ने अपनी जान क्यों दी थी? कछुआ डरते हुए कहता है, लोगों ने अपनी जान दी नहीं, बल्कि यक्षिणी ने उनकी जान ली थी। युग युग हैरानी के साथ कहता है, क्या? पर कब? बाबा ने तो बताया था कि पापा को मारने के बाद यक्षिणी की हेवन खत्म हो गई थी। फिर उसने लोगों की जान क्यों ली? वो तो शांत हो गई थी ना? अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, ये बात किसने बताई तुझे? यार, ट्रेन में एक बाबा मिले थे, उन्होंने बताई थी। कछुआ युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, युग, उस बाबा ने तुझे बेवकूफ बनाया था। यक्षिणी एक डायन है, और ये डायनों ने हेवन खत्म नहीं होते, बल्कि दिन बन दिन बढ़ते जाते हैं, समझा? अभिमन्यु भी युग को समझाते हुए कहता है, देख युग, गांव में ना हजारों मुंह लाखों बातें होती हैं, समझा? पर सच उनमें से बस 10 बातें ही होती हैं। यक्षिणी शांत नहीं हुई थी, बल्कि उसे कैद किया गया था गिरवी कोठी में। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? कैद किया गया था गिरवी कोठी में? कछुआ युग को पूरी बात बताते हुए कहता है, हाँ युग, दादी ने बताया था कि 13 साल पहले तेरे पापा की मौत के बाद गांव वालों ने फैसला किया था कि गिरवी कोठी को बंद कर दिया, क्योंकि सबका यही कहना था कि अंग्रेजों के जमाने की गिरवी कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। तुझे तो पता है ना, जब तेरे पापा की मौत हुई थी तो तेरे पापा, क्या नाम है यार तेरे बड़े पापा का? युग मुंह बनाते हुए कहता है, दलीप। युग का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बड़े पापा का नाम लेने से भी नफरत थी। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ सही कहा, तेरे पापा की मौत के बाद दलीप अंकल अपने कुछ आदमियों को लेकर गिरवी कोठी गए थे तेरे पापा का शव लेने, पर उन्हें पूरी कोठी में कहीं भी तेरे पापा का शव नहीं मिला। हाँ, तेरे पापा का जो जो राइटिंग वाला कमरा था ना, जहां पर वो बैठकर कहानी लिखा करते थे, वो पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब पता है मुझे, तू ये बता, तू क्या बताना चाहता था? कछुआ युग को समझाते हुए कहता है, अरे बता रहा हूं ना, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? दलीप अंकल भी गिरवी कोठी बंद करवाना चाहते थे, पर जब भी वो अपने आदमियों को गिरवी कोठी में भेजते थे ताला लगाने, तो वो ताला नहीं लगा पाते थे, उल्टा अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। कछुए की बात सुनते सुनते युग और अभिमन्यु दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। कछुआ अपने बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे पता है, उन आदमियों ने शव का पूरा खून चूसा हुआ होता था, एक बूंद भी नहीं होती थी उन शव में खून की, और ऊपर से शव पर एक भी खरोच के घाव नहीं, पर उनका दिल गायब होता था। अब तू ही बता कि इंसान का काम यह हो सकता है, या यक्षिणी ही उन्हें मार सकती है, जो भी गिरवी कोठी का ताला लगाने जाता था। युग कछुए को घूरते हुए कहता है, फिर क्या हुआ? गिरवी कोठी में ताला कैसे लगाया गया? दादी ने बताया कि ये जो अपना अपना मेहंदी पथार है ना, गांव पर एक जगह का नाम मैं भूल गया, पर उस जगह में मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों हैं, तीनों एक ही साथ हैं। वहीं की पंडित, फादर और मौलाना को बुलाया गया था गिरवी कोठी का दरवाजा बंद कराने के लिए। फिर क्या हुआ? होना क्या था? तीनों ने अपने मंत्रों की शक्ति गिरवी कोठी में ताला लगा दिया और उसे बंद भी कर दिया। पर कछुआ बोलते बोलते रुक जाता है। युग अपने माथे का पसीना पूछते हुए कहता है, पर क्या आगे बता? कछुआ लंबी सांस लेते हुए कहता है, उन तीनों ने अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। क्या? पर क्यों? यक्षिणी को गिरवी कोठी में कैद करने के लिए कहते हैं कि किसी आत्मा को किसी जगह पर कैद करने के लिए उसे पसंदीदा चीज की बलि देनी पड़ती है, और यक्षिणी को मर्द बहुत पसंद थे, इसलिए गांव वालों को यक्षिणी की दशहत से बचाने के लिए उन तीनों धर्म गुरुजनों
ने गिरवी कोठी में ताला लगाने के बाद अपनी हाथों से की बलि दे दी। युग हैरानी के साथ कहता है, पर यक्षिणी ऐसा कैसे कर सकती है? पापा तो कहते थे कि यक्षिणी बहुत अच्छी औरत थी। कछुआ युग को टोकते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी वो भी अच्छी? तू ही बता, कभी कोई डाइन अच्छी हो सकती है क्या? डायन कभी किसी का अच्छा नहीं चाह सकती, समझा? यार, पर पापा ने कहा था कि यक्षिणी बहुत अच्छी थी, पर उसे कोई सा अभिशाप मिला था जिसके कारण वो डायन बन गई। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, युग ठीक कह रहा है। मैंने भी किसी किताब में पढ़ा है, ये जो अक्षणी होती है ना, दूसरे लोक से आती हैं। ये अप्सराएं की तरह होती हैं और उन्हें भी देवी की तरह पूजा जाता है, पर पता नहीं ये यक्षिणी बुरी कैसे बन गई। यार, मुझे ना तुम दोनों की बकवास बातें नहीं सुननी। मैं तो वही कहूंगा जो पूरा गांव कहता है कि यक्षिणी एक बुरी डाइन है, समझे? और तुम दोनों मुद्दे चेंज मत करो। मुद्दा यह नहीं है कि यक्षिणी अच्छी है या बुरी, मुद्दा यह है कि तुम दोनों गिरवी कोठी का दरवाजा खोलकर ठीक नहीं किया, समझे? अब यक्षिणी आजाद हो गई है और अब वो फिर से नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देगी। युग अपना बचाव करते हुए कहता है, कछुए, तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि तेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यह था कि वो यक्षिणी गिरवी कोठी में कैद थी और गिरवी कोठी का दरवाजा खोलकर हमने उसका आजाद कर दिया है ना? आई एम राइट? हाँ, तो एक बात बता, अगर यक्षिणी गिरवी कोठी में कैद थी और हमने उसे आजाद कर दिया, तो कल रात तो मैंने भी अभिमन्यु ने उस गिरवी कोठी में ही बिताई थी। हम दोनों सुकून की नींद सोए थे उस गिरवी कोठी में। हम दोनों को कुछ क्यों नहीं किया? कछुआ हट से कहता है, जैसे उसे पास ही सवाल का जवाब पहले से ही हो। कल रात माउस या पूर्णिमा नहीं थी। युग यक्षिणी माउस और पूर्णिमा को ही अपना शिकार बनाती है। तो ये बात बड़े पापा के आदमी जो गिरवी कोठी में ताला लगाने जाते थे और मौत के घाट उतारे जाते थे, क्या वो पूर्णिमा और माउस के दिन जाते थे? वो भी रेडी दिन में जाते होंगे ना? युग का जवाब सुनकर कछुआ चुप हो गया, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। अभिमन्यु युग और कछुए के बीच की बहस को खत्म करते हुए कहता है, यार बस करो, तुम दोनों झगड़ना, समझे? यक्षिणी या नहीं, वो 7 दिन बाद आने वाली है। पूर्णिमा का पता चल जाएगा, समझे? तुम दोनों अभी जिस काम के लिए आए थे वो कर ले पहले। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, किस काम के लिए आए थे तुम दोनों? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, ताकि कछुआ उसकी बात मान जाए। यार देख कछुआ, तुझे तो पता ही है ना, अपने इतनी दूर से आया है, वो भी कितने सालों बाद। इसे ना अपनी एक सेल्फी चाहिए थी। कछुआ अभिमन्यु को उंगली दिखाते हुए कहता है, यार देख अभिमन्यु, तू ना ये घुमा फिरा कर बात मत कर। जो भी कहना है सीधे सीधे बोल। मैं ना तेरे चन के झाड़ पर चढ़ने की आदत बचपन से जानता हूँ। जरूर तुझे मुझे कुछ ना कुछ काम होगा, तभी तेरे मुंह से मेरे लिए मीठे बोल फूट रहे हैं। बोल, क्या काम है? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, वो क्या है ना कछुआ, अब ये अपना दोस्त युग यहीं पर रहेगा अपने साथ। ये सब कुछ छोड़कर अपने पास आ गया है, अपनी वो गिरवी कोठी में। ना वहाँ पर धूल जमी हुई है, तो ये चाहता है कि हम वहाँ की सफाई कर दें ताकि ये वहाँ पर अच्छे से रह पाए। कछुआ गुस्से होते हुए कहता है, तू पागल हो गया है क्या अभिमन्यु? तुझे पता है ना वहाँ पर यक्षिणी है, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा है। यार कछुआ, हमने कहा ना, हम दोनों वहाँ रात गुजार के आए हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है, समझा? और देख, भूल मत, युग ने बचपन से तुझे टीचर से मार खाने से बचाया था। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यक्षिणी के हाथों मरने से अच्छा होता है कि ये युग मुझे बचपन के टीचर के हाथों की मार खाने देता। यार कछुआ, ऐसा मत बोल, हम बहुत उम्मीद से आए हैं। अभिमन्यु युग के हाथ पर हाथ मारने लग जाता है। युग उसका इशारा समझ जाता है और प्यार से कहता है, प्लीज कछुआ, चल ना भाई, भूल मत, मैंने तुझे टीचर से मार खाने से बचाया था। युग का उदास चेहरा देखकर कछुआ उसकी बात मान लेता है और
कहता है, हाँ ठीक है, मैं चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। युग झट से पूछता है, क्या? क्या शर्त है तेरी? बोल। कछुआ अपनी शर्त बताते हुए कहता है, तुम्हें कायर को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अब तुम्हें तो पता ही है ना, उसके बिना मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि हम बचपन के 4 यार, हमसे कायर भी तो एक यार था। वैसे कहाँ पर मिलेगा वो? कछुआ कहता है, और कहाँ मिलेगा? बिंदु की दुकान पर। कायर के बिना मन नहीं लगता, और कायर का बिंदु के बिना। युग अपना सिर खुजते हुए कहता है, यार ये कायर तो मुझे याद है, पर ये बिंदु कौन है? याद नहीं आ रहा, इसके बारे में कुछ। अभिमन्यु कहता है, क्या कहा? तू बिंदु को भूल गया? तू भी ना यार। यार भूला नहीं, पर बिंदु है के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। कछुआ कहता है, तो चल अभी हम याद दिलवा देते हैं, जब बिंदु को देखोगे ना तो सब याद आ जाएगा। युग, कछुआ और अभिमन्यु ने बिंदु की दुकान जाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया था कि तभी बारिश होने लग जाती है। युग बादलों को देखते हुए कहता है, अरे अरे ये क्या? बारिश कैसे चालू हो गई? जब घर से निकले थे तब तो मौसम खुला हुआ था। अभिमन्यु छाता खोलते हुए कहता है, बेटा ये मेघालय है तेरा, बेंगलोर शहर नहीं। यहाँ पर बारिश होते ही रहती है, समझा? तभी तो मैंने तुझे घर पर ही छाता लेने के लिए कहा था। जैसे ही अभिमन्यु छाता खोलता है तो कछुआ अभिमन्यु के छाते के अंदर आ जाता है। युग भी अपना छाता खोल लेता है। अभिमन्यु अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, युग तुझे पता है मेघालय में मेघालय क्यों कहा जाता है? युग हैरानी के साथ कहता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेघालय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेघ का आलय, यानी बादलों का घर। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं अत्यधिक बारिश वाला इलाका होता है। यहाँ पर दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इसे मेघालय कहा जाता है। अच्छा, तो ऐसी ही बात है। इस तरह बातें करते करते युग, अभिमन्यु और कछुआ बिंदु की दुकान की ओर जाने लग जाते हैं। इस तरफ बिंदु की दुकान के पास हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। यह कह सकते हैं कि बारिश ना एक बार हो रही थी। हवा तेज तेज चल रही थी, जिसके कारण वो बादलों को बहा ले गई थी। बिंदु की छोटी सी चाय और खाने की दुकान थी। बिंदु की दुकान के बाहर ही 3-4 चौकोर टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी, जिस पर कुछ कस्टमर बैठकर चाय पी रहे थे तो कुछ खाना खा रहे थे। उन टेबल के बीच एक टेबल लगी हुई थी, जिस पर एक सफेद कुर्ता पहनकर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था, जिसने सर पर टोपी पहनी हुई थी। उसके हाथ में कलम थी और एक डायरी, जिसमें वो कुछ लिखे जा रहा था। उस लड़के को घेर के कुछ बच्चे खड़े हुए थे, जिन्हें स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। उन बच्चों को देखकर लग रहा था वो 9वीं 10वीं क्लास के होंगे। वह लड़का किताब में लिखते हुए कहता, दिखता हूँ मैं सुपर स्कूल, तुम्हारे लिए लाया हूँ गुलाब का फूल। अगर जाने मन तुम्हें भी हूँ मैं पसंद, तो बोलो तुम भी 3 बार कबूल। तुम्हारा प्यारा क्या नाम है बे तेरा? उस लड़के ने वहां पर खड़े एक बच्चे से पूछा। वो बच्चा कहता है, बंटी भैया। वो लड़का किताब पर लिखते हुए कहता है, तुम्हारा प्यारा आशीष बंटी। इतना कहकर वो लड़का पेज फाड़ता है और उसकी चिट्ठी बनाकर उस छोटे बच्चे को दे देता है, और बदले में वो छोटा बच्चा उसे 10 रुपए देते हुए कहता है, अब वो तो पट जाएगी ना? वो लड़का कहता है, पट क्या जाएगी बेटा, सीधे तुम्हारे बाहों में लौट जाएगी, समझे? पर खड़े बच्चा के बीच में से एक छोटा बच्चा, जिसे उम्र करीब 10 साल होगी, कहता है, भैया मेरे लिए भी लिख एक प्रेम पत्र दीजिए ना। अरे तेरी इतनी सी जान पर फिर भी तू किसके प्यार में बैठा है? भैया प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। चल ठीक है, बोल क्या नाम है तेरी वाली का? भैया बिंदिया। क्या कहा? बिंदिया? बिंदिया का नाम आते ही वो लड़का हड़बड़ाते हुए कहता है, रात में लगती नहीं है हमको निंदिया, जब से हमने तुझको देखा है बिंदिया।
उस लड़के ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर एक चाय का ट्रे लेकर एक लड़की आ जाती है, जिसे छोटी सी हाइट थी, रेड कुर्ता पहने हुए, गोल सा चेहरा और उसके गोल सी चेहरे पर छोटी सी गोल सी लाल बिंदी। वो लड़की उस लड़के को घूरते हुए बंगाली में कहती है, तुम्ही की बोले कायर। कायर घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं बिंदु, मैं तो बस ये बच्चे के लिए, उसके प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र लिख दे रहे थे। तो उसकी वाली का नाम भी गलती से बिंदिया निकला। उसकी वाली से कहा, मतलब तुम्हारे पास पत्र लिखने वाले अलावा कोई काम नहीं है क्या? दिन भर यही पर बैठे रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? काम ही तो कर रहा हूँ बिंदु, तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा शायर बनने वाला हूँ मैं। बस एक बार मेरी ये शायरी की किताब पॉलिशिन हो जाए, फिर देखना देखना तुम और तुम्हारी शायरी दोनों ही घटिया है कायर। बिंदु कायर से झगड़ा करते ही रहती थी कि तभी वहां पर युग, कछुआ और अभिमन्यु आ जाते हैं। युग कायर और बिंदु को झगड़ा देखते हुए कहता है, तो उसे बिंदु याद आ जाती है और वो कहता है, तुम दोनों अभी तक नहीं बदले, वैसे ही झगड़ते हो जैसे बचपन में झगड़ते थे ना। बिंदु हैरानी के साथ युग को देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ? धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना।